हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स। ये सुपर टेट स्पेशल है और मतलब जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, आपका यूपी टेट है, सी टेट है या यूपी ट्रिपल एस सी पैट है या जो भी एग्ज़ाम है उनमें से आपको इन्हीं फिजिक्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको वो इसी नोट से आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा एकाग्रचित होकर देखें। तो पहला है भौतिक भौतिक विज्ञान। ठीक है, देखो, विज्ञान में द्रव्य और द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, सजीव द्रव्य और निर्जीव द्रव्य। सजीव में यानी कि जिसमें जान हो, यानी कि जीव जंतु, और निर्जीव जिसमें जान नहीं है। ठीक है, अर्थात भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, इनके अंदर दो, देखो जैसे कि आप जानते हैं कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान के ही, ठीक है, विज्ञान के ही रूप हैं। लेकिन जो जीव विज्ञान है ना, वो आता है सजीव द्रव्य में, और जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आता है वो होता है निर्जीव द्रव्य में। ठीक है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को ही व्यवहारिक विज्ञान भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा व्यवहारिक विज्ञान है, तो आएगा कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो आप इनमें से देखोगे जिस चीज़ का आदान प्रदान हो सके, यानी जिस चीज़ का व्यवहार में हम यूज कर सकते हैं, जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान, ठीक है, इन सब चीज़ों को व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की खोज की थी न्यूटन ने। ठीक है, और रसायन विज्ञान की खोज की थी लेवासियो ने। देखो, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं आइंस्टीन को। देखो, अगर सिर्फ पूछा जाए, पहला क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए, चलो स्टार मानते हैं, ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बेफिक्र होकर न्यूटन पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उसमें ये चीज़ बढ़ गई कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो है आइंस्टीन। ठीक है, इसको आप स्टार से कर लो। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवासियो। अब देखो, हमको भौतिक विज्ञान में पढ़ना क्या क्या है, ये इसका सिलेबस। मापन के बारे में पढ़ेंगे, बल तथा गति के बारे में पढ़ेंगे, कार्य और शक्ति के बारे में कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में और ऊष्मा के बारे में। ठीक है, तो 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिकों को कोशिश करेंगे 2-2 टॉपिक 3 क्लास में हो जाएं। तो आता है प्रकाश अर्थात लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो प्रकाश के स्रोत, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, तारा है, ठीक है, और कृत्रिम स्रोत हैं जलती हुई मोमबत्ती या जलता हुआ बल्ब। ठीक है, ये सब कृत्रिम स्रोत हैं, या टॉर्च भी बोल सकते हो। प्रकाश के गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक। निर्वात मतलब जहाँ पर वायु ना हो, ऐसा स्थान जहाँ पर वायु ना हो उस स्थान को कहते हैं निर्वात। और निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आ सकता है, इसको भी आप स्टार मान लो। कि पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या प्रकाश निर्वात में चल सकता है। हाँ, बिल्कुल चल सकता है। प्रकाश की चाल का पता रोमन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। ठीक है, प्रकाश की चाल जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और प्रकाश की चाल कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है इन दोनों का कि जल में और कांच में। लेकिन सबसे अधिक किस में चलता है, निर्वात। निर्वात में सबसे ज़्यादा क्यों चल लेता है, कभी सोचा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक इसलिए चलती है क्योंकि निर्वात में वायु नहीं होती। जैसे कि ये रहा निर्वात, ठीक है, एक डब्बे में वायु नहीं है। वायु नहीं है तो यहाँ पर जो जो आप छोटे छोटे पार्टिकल्स देखते हो ना, जैसे कि आप सूर्य, जब आप धूप में देखते हो तो बहुत बारीक से कुछ पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं। वो पार्टिकल निर्वात, यानी कि जहाँ पर वायु नहीं होगी तो वहाँ पर गति नहीं होगी, यानी कोई भी बिल्कुल एकदम सुनसान, एकदम ये मान लो कि निर्जीव वो स्थान है जहाँ पर कोई भी
कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, वहाँ प्रकाश, जैसे कि प्रकाश यहाँ पर आया तो उन पार्टिकल से टकराते हुए ना, जैसे नॉर्मल जगह पे जहाँ पर निर्वात नहीं है वहाँ पर तो टकरा कर पहुँचेगा, लेकिन जब जहाँ पर निर्वात है वहाँ पे ये पार्टिकल नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल नहीं है, तो अब प्रकाश में कोई रुकावट नहीं आएगी। जब रुकावट नहीं आएगी ना, तो आपको जहाँ तीव्र गति से चलेगा। ठीक है, प्रकाश की चार्ज सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होता है। विरल मतलब फैलाव माध्यम में अधिक होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, यानी कि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है, यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात अनुप्रस्थ का अर्थ होता है कि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा। लैम्डा कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है, अब एंगस्ट्रॉम यानी ज़्यादा कम होने पर प्रकाश दिखाई नहीं देता। अगर बाई चांस 3900 एंगस्ट्रॉम और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में है तो प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन अगर 3900 से कम और 7800 से ज़्यादा हो, ठीक है, तरंग दैर्घ्य, तो प्रकाश दिखाई नहीं देगा। एक्स रेज यूवी रेज दृश्य प्रकाश अवरक्त किरणें। देखो, एक्स रे, गामा रे, ठीक है, एक्स रेज, गामा और यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब दृश्य प्रकाश तरंगे हैं और अवरक्त किरणें और रेडियो तरंगे हैं। ठीक है, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जो सीधी रेखा में जाती हैं। प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है। ठीक है, देखते हैं कैसे। तरंग के रूप में कण, ठीक है, दोहरी प्रकृति देखते हैं, तरंग और कण। देखो, अब दो तरंग के रूप में देखते हैं परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन। ओके, और कण के रूप में प्रकाश, विद्युत प्रभाव और क्राम्पटन प्रभाव। प्रकाश की दोहरी दो प्रकृतियाँ होती हैं, एक तो तरंग प्रकृति, दूसरी होती है कण प्रकृति। तो तरंग प्रकृति होती है कि परावर्तन, तरंग प्रकृति के अंतर्गत परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन आता है। ठीक है, और कण प्रकृति में प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्राम्पटन प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन कौन है? आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक। ठीक है, और आइंस्टीन को इसके मामले में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव खोजा था। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है और चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड लेता है। प्रकाश का परावर्तन देख लें, रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वह प्रकाश टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट चली जाती है। प्रकाश किरण को पुनः उसी माध्यम में वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो, ये देखो रहा, ये कोई दर्पण है। ठीक है, ये कोई दर्पण है, तो प्रकाश की किरण आई और लौट गई, यानी कि प्रकाश किरण आपतित हुई और परावर्तित हो गई। ठीक है, और जब आना और परावर्तित होने में जो अविलंब खींचा, उसमें एक को आई दिया, दूसरे को आर दिया नाम। ठीक है, और जहाँ पर टकराया है ना, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो कोण आई और परावर्तन कोण आर। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है, आपने देख लिया। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान बराबर होता है, ये भी आपने देख लिया। आपतित किरण द्वारा दर्पण के साथ बनाया गया कोण तथा परावर्तित किरण द्वारा दर्पण के साथ बनाया गया कोण बराबर होता है। अविलंब की दिशा से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अविलंब की दिशा में वापस लौट आती है। ठीक है, देखो, इसमें अगर कोण आई को 0 मान ले, चूंकि कोण आई बराबर कोण आर होता ही है, तो आर
भी 0 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है कि यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो ज्ञात करें परावर्तित किरण दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आपतन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, विचलन कोण का मान क्या होगा। आपतित किरण दर्पण के साथ साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। आपतित जैसे कि ये आपतित किरण है और दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60। तो फिर आपतित किरण है, आपतित कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण कितना होगा, 60 ही होगा। ठीक है। आपतन कोण ये देखो ये है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण, देखो जब ये आई है तो आपतन कोण का मान कितना होगा, 30, क्योंकि टोटल होता है 90। परावर्तित किरण दर्पण के साथ कितने कोण बनाएगी, परावर्तित किरण दर्पण के साथ कितना कोण बनाएगी, 60। ठीक है, ये परावर्तन किरण आर। ठीक है। विचलन कोण का मान क्या होगा, विचलन कोण का मान क्या होगा, देखो पहला तो है इसका आंसर है 60 डिग्री। ठीक है। दूसरे का आंसर कितना है, 30 डिग्री। और परावर्तित किरण का आंसर कितना है, 30 डिग्री, यानी कोण आर। पूछा गया है परावर्तन कोण का मान क्या चाहिए, परावर्तन कोण का मान, ये पूछा गया परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये 60 ना होगा, 30 होगा। और विचलन कोण का मान क्या कीजिए, विचलन कोण। अब विचलन कोण के लिए देखते हैं कि विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2r। ठीक है, विचलन कोण को डी बोलते हैं। 180 माइनस 2 इंटू 30, आर बराबर 30 है ना, तो इसलिए 120 आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं इस तरह से, तो विचलन कोण का मान डी होता है, डी बराबर होता है 180 माइनस 2r, 180 माइनस 2r। ठीक है, r कितना है, 30, तो 180 माइनस 30 दूनी 60 बराबर 120। तो विचलन कोण का मान कितना हुआ, 120। यानी विचलन कोण ये वाला विचलन कोण होता है, ये वाला। और इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 60 प्लस 60 120। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समतल दर्पण। प्रकाश किरण समतल सतह पर और गोली सतह पर देखते हैं। समतल सतह पर समतल दर्पण और गोली सतह पर गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखो जो हम लोग जिससे शीशा देखते हैं ना, वो समतल दर्पण होता है। लेकिन जो चश्मे इसमें यूज किए जाते हैं, हेडलाइट की लाइट, ये सब गोली सतह में। लेंस प्रकाश का अपवर्तन और दर्पण प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन होता है, लेंस पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। जिस दर्पण के एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं और दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब मतलब इमेज। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं। परावर्तित किरण मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और दर्पण के सदैव सामने बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। परावर्तित किरण केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, सदैव सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो ये है, ठीक है, ये दर्पण है, आगे और पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे पॉलिश हुई है यहाँ से,
कोई किरण है, कोई वस्तु यहाँ रखी है और यहाँ से प्रतिबिंब डाला गया है। अगर प्रतिबिंब गया, ठीक है, ये जा रहा है और वापस इसी दिशा में लौट आया, ठीक है, अब प्रतिबिंब इधर साइड से गया और परावर्तित हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको लगेगा कि ठीक है, प्रकाश आगे देखते हैं। अगर दर्पण में पालिश नहीं होती तो किरण यहाँ मिलती है। अगर दर्पण में पालिश नहीं होती तो किरण वी जगह पर मिलती, ठीक है। आभासी दर्पण के पीछे सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी दर्पण के पीछे, ठीक है, आभासी दर्पण के पीछे सीधा प्रतिबिंब बनता है। रेखा दर्पण के का मध्य बिंदु P, इसे पोल कहते हैं। ये समतल दर्पण है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से डालेंगे तो इधर साइड निकलेगी और सीधे डालेंगे तो सीधी 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 रेखा में चली जाएगी। समतल दर्पण देखते हैं। प्रतिबिंब AB, आभासी सीधा दर्पण के पीछे, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। यानी कि वस्तु की लंबाई, देखो वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर हुई और AP बराबर, यानी कि ये बराबर इसके, ठीक है। वस्तु की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई, आभासी है और सीधा है। मंजुल एक लड़की है जो समतल दर्पण की 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। यानी कि समतल दर्पण की 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, यहाँ खड़ी है। मंजुल 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है। 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है, 1 मीटर चली वो, ठीक है। और मंजुल की दर्पण से बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? देखो यहाँ से यहाँ तक चली, दर्पण की ओर चली। मंजुल की दर्पण से बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है? देखो जब मंजुल यहाँ से चली, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर प्रतिबिंब, जैसे कि ये दर्पण है, ठीक है, पालिश इस साइड है तो प्रतिबिंब आभासी इस साइड बनेगा। अगर मंजू से प्रतिबिंब की लंबाई 5 है ना, तो आभासी प्रतिबिंब भी 5 ही बनेगा। लेकिन अगर मंजू 1 मीटर दर्पण की ओर चली है तो जो आभासी प्रतिबिंब है वो भी 1 मीटर आगे की ओर चलेगा, मतलब प्रतिबिंब की ओर चलेगा। तो प्रतिबिंब से दूसरे प्रतिबिंब की दूरी, देखो पहले दूनी 5 दूनी 10, 10 में से एक इधर साइड बढ़ा, एक इधर साइड, यानी कि 8, ठीक है। तो कितना होगा? 8। देखो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। समतल दर्पण यदि आपतित किरण को नियत रखकर समतल दर्पण को 0 डिग्री में घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v वेग से चल रहा है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v वेग से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में उसकी ओर 2v वेग से आती हुई प्रतीत होगी। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई उस व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समझ रहे हो? दर्पण की लंबाई उस व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 0 डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए, ठीक है, दो समतल दर्पण को एक दूसरे के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर झुका दिया जाए तो उसके सामने रखी वस्तु और प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1 सम संख्या के लिए, और n माने 360 डिग्री अपॉन थीटा विषम संख्या के लिए। ये समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है झुके, तो उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या कीजिए? 90 डिग्री पर, यानी कि सम संख्या है। तो n बराबर 360 डिग्री माइनस अपॉन थीटा माइनस 1, तो 360 माइनस, ठीक है, 360 अपॉन 90, यानी कि 90 से कितना है? 4, 4 में से आ गया 3, तब ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है।
यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो उनके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात की, जब प्रतिबिंब की संख्या पूछी जाए, देखो 120 है, ठीक है, यानी कि n बराबर सम, ठीक, सम है ना। देखो तो n बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1, 120, तो 360 अपॉन 120, 36, यानी कि 3 माइनस 1 बराबर 2। ये उन्होंने गलत किया, क्योंकि जब डिग्री देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये लगेगा सम संख्या के लिए, ये लगेगा विषम संख्या के लिए। अच्छा ये सीन है कि इन्होंने सही किया है, लेकिन बस ये दिक्कत हो गई कि हम लोगों ने शुरुआत में ही n सम संख्या मान ली। यहाँ से देखा जाएगा तीन सम है या विषम, 3 विषम है, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, यदि दो समतल दर्पण आमने सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या 5 है तो दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रतिबिंबों की संख्या 5 है, देखो 5 बताया गया है प्रतिबिंब। अगर यहाँ पर 4 होता तो 5 आता, या 5 है, तो इसको देखो कैसे करेंगे सॉल्व। n बराबर 360 माइनस 1 360 अपॉन थीटा, तो देखो n बराबर 5 है ना, तो 5 प्लस 1 बराबर 360 अपॉन थीटा, 5 और 1 6 हो गया, 6 अब नीचे आया तो 6 बराबर 360 अपॉन 6, 36 बराबर 60 डिग्री। तो थीटा का दोनों के बीच का कोण का मान कितना हो गया, 60। किसी अक्षर पर का पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन बता रहा है, तो b का v, किसी अक्षर का पार्श्व परिवर्तन, यानी कि ये कह रहा है कि जैसे कि ये चीज़ है, ठीक है, पार्श्व परिवर्तन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है और उसका दाहिना हाथ बाएं हाथ और बायां हाथ दाहिने हाथ दिखाई देता है, तो इस घटना को ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षरों में से 11 अक्षर कैपिटल लेटर्स का पार्श्व परिवर्तन आवास नहीं होता, पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि A, M, O, H, I, T, U, V, W, X, Y, इन सब का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सबका होता है। ए मोहित, ऐसे देख लो, ए मोहित, U, V, W, X, Y, जेड का होता है, U, V, W, X, Y, ए मोहित। किसी घड़ी में 8:15 हो रहे हैं तो वह समतल दर्पण में दिखाने पर कितने समय बताएगा। 8:15 हो रहे हैं समतल दर्पण में, समतल दर्पण 11:60, ठीक है। तो 12:08:45, तो कैसे करेंगे, 11:60:8:45, तो 15 और 11 में से 8 गया 3, यानी कि 3:15।
यानी कि 15 बजकर नहीं 3 बजकर 15 मिनट कैसे है, ये 45 नहीं 15 है, 3 बजकर 45 मिनट, यानी कि इसको कहेंगे 15 बजकर 45 मिनट। ठीक है, ये टाइम दिखाया जाता है रेलगाड़ी, जब आप स्टेशन में जाएंगे ना तो ये 3 बजकर 15 मिनट ना लिखकर 15 बजकर 45 मिनट लिखा होगा वहाँ पे। किसी घड़ी में 8, 15 और 16 सेकेंड हो रहे हैं तो वह समतल दर्पण में देखने पर कितना समय लगे बताएगा। तो इसको भी सेम वैसी सारी प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले तो 12 जैसे 11 आपने किया था ना 11:60, तो अब 11:60 ना करके 11:59 करेंगे और फिर 60 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जगह लेंगे। तो ऐसे देख लो 11:59 60 सेकेंड, तो 8, 15, 60 इनमें से घटाएंगे तो 0, 0, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 8 गया 3, यानी कि 3 बजकर 44 मिनट। और ट्रेन वाली ट्रेन है तो 15 बजकर 44 मिनट। ठीक है, गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को, ठीक है, कॉन्केव मिरर कहेंगे और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आभासी। ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस, अपसारी दर्पण और देखते हैं क्या है। जो अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण की तरफ बढ़ेंगे तो अवसारी, और उत्तल दर्पण से अवतल लेंस की तरफ बढ़ेंगे तो अपसारी। अवतल दर्पण में उत्तल लेंस देव, अवतल दर्पण में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, उत्तल दर्पण में अवतल लेंस का प्रयोग होगा। अपसारी मतलब फैलाव, नहीं अपसारी मतलब इकट्ठा करना, अपसारी मतलब फैलाना। ठीक है, जब हम जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी इतना है, इतनी चीज़ है, ये चीज़ है ना, और हमने लेंस लगाया उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के माध्यम से ही जो वस्तु हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ना दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है तो वो दूर की चीज़ को पास ले आता है। और उत्तल दर्पण द्वारा देखो, उत्तल लेंस में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। और अवतल लेंस में पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे। ठीक है, अवतल दर्पण में उत्तल लेंस और उत्तल लेंस में उत्तल दर्पण में अवतल लेंस। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बना दिया जाता है, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, जिस दर्पण में उठे हुए भाग पर पालिश की जाती है तथा दबे हुए भाग से प्रकाश की किरणों का परिवर्तन होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अवसायित होता है। ठीक है, ये देखो उठे हुए भाग में पालिश है और झुके हुए भाग में नहीं, इसलिए इसको अवसायित कहा जाता है। उत्तल दर्पण, जिस दर्पण में दबे हुए भाग में पालिश होती है और उठे हुए भाग में प्रकाश का परिवर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण अपसारी होता है। ठीक है, गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उस खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष पी, ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, जिससे स्मॉल पी से व्यक्त करते हैं। प्रकाश किरण, देखो मुख्य अक्ष ये है, ठीक है, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ और ध्रुव पी। वक्रता त्रिज्या कहते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या देखते हैं, वक्रता त्रिज्या सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर से प्रवेश करते हैं। फोकस दूरी, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर चलती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी,
फोकस बिंदु एफ और ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ बराबर r/2, यानी कि एफ त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण का पर पालिश लेड ऑक्साइड से करते हैं। पीवीओ लेड ऑक्साइड। बस तो हमेशा दर्पण के बाएं रखते हैं ध्रुव से। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 स्ट्रीम इमेज बनती है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु अनंत पर हो तो वास्तविक उल्टा फोकस पर वस्तु बहुत छोटा और दर्पण के सामने है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और एफ के बीच बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र पर बनता है। वस्तु प्रतिबिंब बराबर होता है, यानी कि जो प्रतिबिंब तीसरा वाला है ना, अगर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो गया, यानी कि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है, ठीक है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बना, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु प्रतिबिंब बराबर होगा लंबाई में। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, यानी कहाँ, यानी कि फोकस और जब वस्तु यहाँ पर रखी हो, ठीक है, तब देखो क्या होगा। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वस्तु से बड़ा और वास्तविक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब वस्तु फोकस एफ और बिंदु, ठीक है, पर हो तो वास्तविक उल्टा अनंत पर वस्तु से बड़ा। जब वस्तु फोकस एफ और मुख्य अक्ष के बीच हो, आभासी सीधा दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो वस्तु, ये देखो वस्तु है और यहाँ से ये चला, ठीक है, तो कहाँ लौट गया, इस तरफ लौट गया, ठीक है, तो वस्तु से छोटा बना प्रतिबिंब, जो वस्तु है वो उससे छोटा बना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन केंद्र वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। प्रतिबिंब ए और बी आभासी सीधा मुख्य अक्ष पी और फोकस एफ के बीच है, वस्तु से छोटा बनता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है तो प्रतिबिंब होगा समतल दर्पण। यदि कोई किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा बनता है तो दर्पण होगा आभासी सीधा, तो अवतल दर्पण होगा। दर्पण का सूत्र देखो, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी है। x y दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरी पॉजिटिव तथा बाईं ओर मापी गई दूरी निगेटिव ली जाती है। दर्पण से ध्रुव की ओर से दर्पण के ध्रुव से ऊपर मापी गई दूरी पॉजिटिव तथा नीचे मापी गई दूरी निगेटिव होती है। चाहे दर्पण कोई भी हो, प्रतिबिंब बनाते समय दर्पण के बाईं ओर रखते हैं और वस्तु को। अवतल दर्पण एफ यू वी, अगर अवतल दर्पण है तो फोकस निगेटिव होगा और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो भी निगेटिव होगा, और आभासी प्रतिबिंब पॉजिटिव होगा और वास्तविक प्रतिबिंब भी निगेटिव होगा। उत्तल दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में फोकस पॉजिटिव होगा
और वास्तविक प्रतिबिंब निगेटिव होगा और जो आभासी प्रतिबिंब है वो पॉजिटिव होगा। रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन का मात्रक कोई नहीं होता है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। जैसे रेखीय आवर्धन बराबर I/O बराबर -V/U, जहाँ I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और O बराबर वस्तु की लंबाई। दर्पण का उपयोग अपतल दर्पण आभासी होता है। कान नाक गले और डॉक्टर अपतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कान नाक गले के डॉक्टर अपतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अपतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? अपतल दर्पण में उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि वो छोटी चीज़ को बड़ा कर देता है। यानी कि जो ठीक है, दाढ़ी बाल बनाने वाले नई अपतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में अपतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगर सोलर दर्पण में किसका प्रयोग होता है? अपतल दर्पण का। विद्युत टेबल लैंप में अपतल दर्पण का उपयोग होता है। वाहनों की हेडलाइट में अपतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट में अपतल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग अभिसारी होता है और अपतल दर्पण का प्रयोग अभिसारी होता है। वाहनों की साइड मिरर में, चौराहों पर लगे स्ट्रीट लाइट से। समतल दर्पण का उपयोग फैशन करने में, बहुरूपदर्शी रूप में। प्रकाश के परावर्तन का परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह पर मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश का अपने मार्ग से ये जा रही है और अपने मार्ग से विचलित हो गई। एक तो या तो पास जाएगी या तो दूर हटेगी। ठीक है, यानी कि सीधी नहीं जाएगी। अगर सीधी गई तो समझो वो माध्यम वैसा है, निर्जीव माध्यम है। निर्जीव क्यों यार? मतलब यहाँ पर एयर नहीं है। देखो विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। सघन माध्यम मान लो कि इसमें पानी भरा है। ठीक है, सघन माध्यम जाएगी तो प्रकाश किरण थोड़ा अवलंब से पास की ओर आएगी। विरल अविलंब सघन माध्यम। और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की तरफ जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरणों की चाल, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता बदल जाती है, लेकिन प्रकाश किरण की आवृत्ति नहीं बदलती है। अपवर्तन की घटना प्रकाश की किरणों की अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होने के कारण होती है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। क्वेश्चन ये आ सकता है इनसे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अविलंब से दूर हटेगी और किस में पास आएगी। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, और जब विरल माध्यम सघन माध्यम में आएगी तो अविलंब के पास आएगी। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश दो माध्यमों तथा एक ही प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई आर का अनुपात नियतांक होता है। स्नेल का नियम कहता है इसे। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम है कि साइन आई बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। प्रकाश के दो माध्यमों में तथा एक ही प्रकाश के दो माध्यमों तथा एक ही प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि पहला माध्यम विरल हो तो इसे ए से तथा दूसरा माध्यम सघन हो तो इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ANW कहते हैं, वायु के सापेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में जाता है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग पदार्थों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है।
एक ही पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग अलग माध्यम में के लिए अलग अलग होता है। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने तथा प्रकाश का अपवर्तन कम हो जाता है। तरंग दैर्घ्य के घटने से पर प्रकाश का अपवर्तनांक बढ़ जाता है। अपवर्तनांक का प्रकाश के चाल के साथ संबंध। अपवर्तनांक का प्रकाश के चाल के साथ संबंध। यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वह प्रकाशीय दृष्टिकोण से उतना ही सघन होता है। यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वह प्रकाशीय दृष्टिकोण से उतना ही सघन होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात का बराबर होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। तो लैम्डा बराबर v अपॉन एन। एन बराबर प्रकाश आवर्ती प्रकाश और v कांस्टेंट होता है। v बराबर एन लैम्डा। ये होता है v बराबर एन लैम्डा। उदाहरण यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ANG, ठीक है, ग्लास, तो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल अपन कांच में प्रकाश की चाल। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं। तारों का टिमटिमाना, जल में पड़ी लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। जल में पड़ा हुआ सिक्का दो पने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जल में डूबी हुई मछली का अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन बराबर बिखरना और रंग। जब प्रकाश किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में ऊपर से छोटे छोटे कण धूल के कण से टकराकर इधर उधर बिखर जाती है। प्रकाश की किरणों का इधर उधर बिखरना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लॉर्ड रैले ने बताया कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। खतरे के सिग्नल लाल रंग का ही बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद सूर्य के प्रकाश प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। समुद्र का जल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा से देखने पर काला दिखाई देता है। धुएं और कोहरे में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश दूर तक नहीं पहुंच पाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम से में बना हुआ आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपना अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दो शर्तें होनी चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण 90 से अधिक होना चाहिए। अब देखिए दिए गए चित्र में आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए तो विरल माध्यम में अब बना अपवर्तन कोण का मान कम हो जाता है। यदि आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में ना जाएं तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ही परिवर्तित होने लगती हैं और अपवर्तन के नियम का परावर्तन के नियम का पालन करने लगती हैं, जिसकी ये है, ठीक है। प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से होकर गुजरती हैं वह मार्ग बहुत चमकता हुआ प्रतीत होता है, जिस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किरणें जिस माध्यम से होकर गुजरती हैं वो माध्यम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दैनिक जीवन में चमकना शब्द आया है, ठीक है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं, जब इस पूर्ण परावर्तन के कारण चमकना शब्द आया है। कटे हुए हीरे का चमकते हुए प्रतीत होना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है।
कांच में पड़ी हुई दरार का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन है। जल में पड़ी हुई परख नली का चमकना और मृग मरीचिका का बनना, ये सब पूर्णांतरिक परावर्तन के नियम है। प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। देखो, प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, देखो यहाँ से रोशनी गई, यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ, ऐसे इस तरह से टकरा कर बाहर निकलती है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु का उपयोग करके प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता में बिना परिवर्तन किए हुए प्रकाश की किरणों को एक वक्रीय मार्ग से गुजारा जाता है, और यह किरणें जिस मार्ग से होकर गुजरती हैं वह मार्ग बहुत ही चमकता हुआ प्रतीत होता है। देखो, सूर्य तारे में चमक होती है द्रव्य के किस कारण? अपवर्तन कारण, परावर्तन कारण, बी सी या नॉन। बीस मतलब बोस आइंस्टीन, तो इसका है परावर्तन नॉन। सूर्य तारों में चमक होती है। हाँ ठीक है, सूर्य तारों में चमक होती है लेकिन द्रव्य में चमक नहीं होती है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था का कारण चौथी अवस्था है। प्रकाशीय तंतु का उपयोग शरीर के आंतरिक भाग के परीक्षण में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में, दूरसंचार में और प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। रंग देखते हैं, रंगों के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और पूरक रंग। प्राथमिक रंग, इस रंग के निर्माण में अन्य रंगों की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे लाल, हरा, नीला। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का प्रयोग होता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का प्रयोग होता है। द्वितीय रंग, जब दो प्राथमिक रंग आपस में मिलते हैं तब द्वितीय रंग बनता है, जैसे पीला और पीकॉक नीला, मैजेंटा। लाल प्लस हरा, लाल और हरा को मिला दें तो पीला रंग बन जाएगा। ठीक है, लाल और नीला मिला दिया जाए तो मैजेंटा बन जाएगा। हरा और नीला मिला दिया जाए तो पीकॉक नीला बन जाएगा। हरा और नीला, लाल हरा पीला बनेगा, और लाल नीला मैजेंटा, और हरा नीला पीकॉक नीला। ठीक है, और देखो ये सब हैं। नीला और लाल मिला दो तो मैजेंटा, लाल और हरा मिला दो तो पीला, और हरा नीला मिला दो तो पीकॉक नीला, और इन सबको अगर मिला दिया जाए एक साथ तो सफ़ेद बन जाएगा। पूरक रंग, जब एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीय रंग आपस में मिला दिए जाएं तो पूरक रंग का निर्माण होता है, जैसे सफ़ेद रंग को पूरक रंग कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखते हैं। जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इस तरह से होता है कि जब सीधे ना जाकर जब प्रकाश एक कांच के उसमें जाता है तो इस तरह से उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो इस तरह से रंग बनाते हैं विवग्योर, VIV वायलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और प्राप्त रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। 1966 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि विभिन्न रंग भिन्न भिन्न कणों से विक्षेपित होते हैं। इसका वर्ण विक्षेपण रंगों की चाल पर निर्भर करता है। प्रिज्म में शीर्ष से आधार की ओर आने पर प्रकाश के रंगों का वर्ण विक्षेपण बढ़ता है। वर्ण विक्षेपण, लाल रंग सबसे कम और बैंगनी रंग सबसे अधिक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण में सबसे ज़्यादा रंग कौन सा वर्ण विक्षेपण, यानी सबसे ज़्यादा कौन रंग फैलता है, तो बैंगनी रंग। और सबसे कम कौन रंग फैलता है, लाल रंग। प्रिज्म के आधार से शीर्ष की ओर जाने पर रंगों की आवृत्ति तथा ऊर्जा का मान घटता है। ठीक है, आवृत्ति और ऊर्जा, लाल रंग सबसे कम और बैंगनी सबसे अधिक। ठीक है, इसी वजह से लाल रंग रेड लाइट बनाई जाती है, क्योंकि ये फैलता नहीं है। प्रिज्म के शीर्ष से आधार की ओर जाने पर प्रकाश के रंगों की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता घटती है। प्रिज्म के शीर्ष से आधार की ओर जाने पर प्रकाश के रंगों की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता घटती है। चाल, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता लाल रंग की सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम।
तो मोटी सी बात ये है कि देखो ये चीज़ है, ये प्रिज्म रहा, हमने ये डाला तो सबसे नज़दीक कौन सा है, लाल रंग, और सबसे दूर कौन सा है, बैगनी रंग। तो जब बैगनी रंग है तो इसका मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक देर से पहुँचेगा और यहाँ से यहाँ तक पास से पहुँचेगा। तो इसका मतलब है कि जो तरंग दैर्घ्य इसकी चाल, यानी कि चाल और तरंग दैर्घ्य तीव्रता, यानी कि यहाँ पर जो लाल रंग होगा, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो सबसे ज़्यादा चाल किस पर पहुँचेगी, लाल रंग पर। तो तरंग दैर्घ्य किसकी बड़ी, लाल रंग की, और तीव्रता किसकी बड़ी, लाल रंग की। और अगर बड़े बड़े विक्षेपण के माध्यम से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कम ऊर्जा लाल रंग की। देखो लाल रंग पास में है तो ऊर्जा कम खर्च हुई और बैंगनी रंग की ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो गई। ठीक है। प्रिज्म में अपवर्तन की घटना प्रिज्म के प्राथमिक सतह से होती है। प्रिज्म में अपवर्तन की घटना प्रिज्म के प्राथमिक सतह से होती है। प्रिज्म में कॉर्नर होते हैं। इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं। इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन तथा बड़े विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की किरणों को दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जब वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश किरणों को का दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर नीचे की ओर होते हैं। लाल रंग बाहर की ओर आँख पर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाते हैं और बैंगनी रंग आँख पर अंदर की ओर 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाते हैं। देखो ये रेड है और ये अंदर बैंगनी। द्वितीयक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन होता है तो द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है। इसमें से अंदर की ओर लाल और बाहर की ओर बैंगनी। द्वितीय इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर की ओर तथा लाल रंग नीचे की ओर होता है। बैंगनी रंग ऊपर की ओर आँख पर 54 डिग्री 52 मिनट पर कोण बनाता है और लाल रंग नीचे की ओर 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है। लेंस के बारे में देखते हैं। दर्पण परावर्तन एक सतह, लेंस अपवर्तन दो सतह। देखो लेंस दर्पण में एक सतह एक तरफ पॉलिश होता है और लेंस में इसमें दोनों सतह है। दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी भी अवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी भी अवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ये अवतल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण में। लेंस देखते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल, समतल समतलोत्तल और अवतलोत्तल। ठीक है। उभय, सम और अवतलोत्तल। उभयोत्तल में दोनों तरफ उभरा हुआ होता है। समतलोत्तल में एक तरफ उभरा हुआ एक तरफ नहीं। और अवतल लेंस में उभय अवतल लेंस और समतल अवतल लेंस और उत्तल अवतल लेंस। उत्तल लेंस, जिस लेंस के किनारों का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है उत्तल लेंस कहते हैं। ये अपसारी होता है। अपसारी मतलब अवतल दर्पण भी अपसारी होता है। फोकस दूरी धनात्मक होती है और तीन प्रकार का होता है उत्तल लेंस, उभयोत्तल, समतलोत्तल और उत्तलोत्तल या अवतलोत्तल। इस लेंस का दोनों पृष्ठ उत्तल होता है। समतलोत्तल, इस लेंस का एक सतह समतल और दूसरी तरफ उत्तल लेंस होता है। अवतलोत्तल, एक के पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। उभय अवतल लेंस, ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं और उभय अवतल लेंस कहते हैं। समतलोत्तल समतल अवतल लेंस, इस एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस होता है। उत्तलावतल लेंस, इसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस, ऐसा लेंस है जो किनारों पर मोटा व बीच में से पतला हो
अवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा व बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, यह लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा। प्रकाशिक केंद्र, यह लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु होता है जिससे गुजरने पर प्रकाश की किरणों का विचलन नहीं होता। यह लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने पर प्रकाश की किरणों का विचलन नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब गया तो सीधी सीधी निकल गई रेखा, यानी कि इसका विचलन नहीं होता है। ये कौन सा लेंस है? प्रकाशिक केंद्र। इस केंद्र को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। देखो यहाँ पर सीधा निकल गया। मुख्य अक्ष, लेंस के दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र ये है, दूसरा वक्रता केंद्र ये, यहाँ से यहाँ तक दोनों को मिलाने वाले बीच सबसे बीच की रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस में अववर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें लेंस के अववर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है, ये गई और ये गई। ये कुछ रेखाएं हैं जो मुख्य अक्ष से होती हुई निकल गई और ये जिस बिंदु पर मिली उस बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। लेंस उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस अपसारी होता है और इसे अवतल दर्पण द्वारा इसमें अवतल दर्पण यूज किया जाता है। और अवतल लेंस में अपसारी होता है, इसमें उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 स्थितियों में बनेगी अवतल दर्पण की तरह। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 स्थितियों में बनेगी अवतल दर्पण की तरह। जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, प्रतिबिंब F2 वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, जब वस्तु अनंतता C1 के बीच में हो, यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर हो, यहाँ पर, तब प्रतिबिंब F2 व C2 के बीच बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। देखते हैं इसमें वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है। चलो ठीक है। जब वस्तु यहाँ पर रखी तब, अब जब यहाँ पर रखी तब भी सेम, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। लेकिन F2 प्रतिबिंब जब अनंत पर होगा तो F2 पर बनेगा। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा तब वक्रता केंद्र और F2 के बीच में बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होगा तो प्रतिबिंब C2 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। जब यहाँ पर होगा तो इतना ही यहाँ पर होगा, वस्तु के बराबर बनेगा, लेकिन वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। जब वस्तु C2 और F1 के बीच में रखी हो, C2 नहीं C1, जब वस्तु C1 और F1 के बीच में रखी हो तब क्या होगा? तो प्रतिबिंब C2 व अनंत के बीच, C2 व अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। देखो जब यहाँ तक एक चीज़ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर है तो देखो जब इसके बीच में है तो वस्तु से छोटा बनेगा, और C1 से लेकर इस जगह तक है, C1 से लेकर और C1 पर आया है तो वस्तु के बराबर बनेगा, और C1 से पीछे की ओर धकेला है तो वस्तु से बड़ा बनने लगेगा।
लेकिन वही वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। और जब वस्तु F1 पर हो, F1 यहाँ पर हो, तब क्या करेंगे, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, यानी कि वही है, इस तरफ जाएगा तो वस्तु से बड़ा होगा। अब बताया गया नेक्स्ट में कि अब इस जगह पर है, अभी C1 और अनंत के बीच में बना था, जब F1 पहुंचा तो ये उठकर चला गया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये चीज़ इधर खिसकेगी तो ये चीज़ यहाँ पर था ना, पहले यहाँ पर था, फिर ये चीज़ इधर खिसकेगी। जैसे कि एक स्टेप यहाँ से यहाँ खिसका तो वही एक स्टेप यहाँ से यहाँ खिसक गया, फिर एक स्टेप यहाँ से यहाँ खिसका तो वही एक स्टेप यहाँ से यहाँ खिसक गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से यहाँ खिसकेगा तो यहाँ से यहाँ खिसक गया। जब वस्तु F1 और 0 के बीच बनेगा, F1 और O के बीच बना, F1 और O के बीच बना, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर, देखो F1 ये रहा और F1 O के बीच बना, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर, प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु की ओर बनेगा, सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु की ओर। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ आया तो लाइट यहाँ पड़ी, जब लाइट यहाँ पड़ी और फिर लाइट यहाँ पड़ी तो दोनों मिले नहीं, दोनों चलते रहे। फिर जब इनको पीछे किया गया तो वस्तु से बड़ा बना और सीधा बना, उल्टा नहीं बना। तो ये आपको ये इम्पोर्टेंट है। जब वस्तु F1 और O के बीच में बने तब। अब उसके बाद आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल की तरह प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा वस्तु की ओर बनता है। ठीक है, इसका एक ही है कि प्रतिबिंब आभासी, अवतल लेंस का द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और वस्तु की ओर बनेगा। लेंसों की क्षमता देखते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। यदि लेंस का फोकस दूरी f है तो लेंस की क्षमता डायोप्टर बनापन f डायोप्टर। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में होगी तभी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर में होगा। एक डायोप्टर को d से रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक f के कारण पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक f के कारण पॉजिटिव होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि एक व्यक्ति 2 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस उपयोग करता है तो लेंस की क्षमता होगी 2 डायोप्टर, यानी कि A बराबर 1/f, यानी कि ये है A बराबर कितना है 2D, यानी इसको हटाओ तो 1/f, तो f बराबर 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है, यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करो। फोकस दूरी यानी कि, तो वही सेम है कि A बराबर भाई A का P बराबर 1/f सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लो, यहीं पर बदल लो, 50 सेंटीमीटर यानी कि 5 मीटर। ठीक, 0.5 मीटर सेंटीमीटर तेसिस। ठीक है, यानी कि 1/0.5, 0 गया, 5 दूनी 10 यानी कि 2 डायोप्टर। ठीक है, और अवतल लेंस है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब तक पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दर्शाता है? पॉजिटिव दर्शाता है कि उत्तल लेंस की बात हो रही है और नेगेटिव दर्शाता है कि अवतल लेंस की बात हो रही है। मापन, चलो अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।